स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय के पहले अध्याय भारत का वैभव। भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। बच्चों हम इससे पहले इतिहास हमें कैसे पता लगता है, क्या जानकारियां हैं, क्या स्रोत है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और इसे हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग? पहला था लिखित स्रोत या लिखित साहित्य। दूसरा था पुरातात्विक। देखिए बच्चों, लिखित स्रोतों को भी हमने लौकिक या अलौकिक, जिसे हम धर्मेतर या धार्मिक साहित्य कहेंगे, इसमें बांटा, वंशावलियों में बांटा। और उसके बाद था हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक वे है जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हमारे पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो खोद कर, खुदाई करके जो कुछ निकाला गया है, उससे हम पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। ये सिर्फ खुदाई नहीं है, हमारे किले, हमारे महल, हमारे स्मारक, वेधशालाएं सभी इसी में शामिल हैं। तो देखिए, हमारे पास जो लिखित स्रोत है उसमें प्राचीन से प्राचीन जो उदाहरण है वो है वेद। हालांकि वेद कब लिखे गए, इतिहासकार, कुछ इतिहासकारों का इसमें मतभेद है, लेकिन एक आम जिसमें धारणा है वो है 1500 ईसा पूर्व से। कुछ 900 ईसा पूर्व कहते हैं और कुछ 500 ईसा पूर्व कहते हैं। यानी अधिकतम 1500 ईसा पूर्व तक की हमारे पास जानकारी है। इससे पहले का हमारे पास कुछ साक्ष्य मौजूद नहीं है। क्या था? हम जानते हैं कि मानव स्पीशीज का जन्म हजारों लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। 10 लाख वर्ष पूर्व कहते हैं, कुछ 20 लाख वर्ष पूर्व कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका से निकलकर ये विश्व के विभिन्न भागों, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आज के कनाडा, चीन, जगह जगह पर फैल गए थे। तो क्या थे उनके स्रोत, सभ्यताओं के स्रोत क्या थे, उसके बारे में हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोत आने से हमारी जो जानकारी है वो ईसा से 8000 वर्ष पूर्व तक ठीक है। इससे पहले के भी मिले हैं। और अगर हम जीवाश्मों की बात करें तो वो तो करोड़ों वर्ष या लाखों वर्ष पूर्व के भी मिले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ठोस सबूतों की, ठोस साक्ष्यों की। तो पुरातात्विक स्रोत इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं और हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है अभिलेख। अभिलेख वो है जो कुछ हमारे पास लिखित रूप में, लिखित रूप जैसे शिलालेख, यानी कि शिलाओं पर लिखे गए लेख। क्या होते हैं? पत्थर, पत्थरों पर जो लेख लिखे शिलालेख हैं। पुराने समय में राजाओं द्वारा कुछ ना कुछ अपने, चाहे अपनी प्रशंसा में, अपनी आज्ञा में, या अपने नियमों को बताने के लिए पत्थरों पर कुछ बातें, नियमों को उत्कीर्ण कराया जाता था, जिसे हम शिलालेख कहते हैं। तो बच्चों, इसके बाद थे गुहालेख। गुहालेख थे जो गुफाओं पर लिखे गए थे, जैसे कि हाथी गुफा, एलोरा, अजंता, ये सभी गुफाएं जो महाराष्ट्र में है आज होता। गुहा लेखों के बाद आते हैं हमारे ताम्रलेख। ताम्र पत्रों पर जो लेख लिखे जाते हैं, ताम्र। अभिलेखों के अलावा मूर्तियां, पुराने समय की जो मूर्ति मंदिरों में है, चाहे वो खुदाई में मिली, सभ्यता में। मूर्तियों के बाद हमारे पास आते हैं मुद्रा। फिर आते हैं मोहरे वगैरह वगैरह। इसके बहुत सारे भाग, बहुत सारे पार्ट किए जा सकते हैं। फिर शैल लेख भी आएंगे। ठीक है, बस असंख्य इसके पार्ट हो सकते हैं। अब देखिए, समय के हिसाब से हम हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं।
इसमें सबसे पहले है गेरुए रंग युक्त वृद्ध भांड। कलर वृद्ध भांड यानी कि मिट्टी का भांडा, मिट्टी का बर्तन। क्योंकि आज के समय भी हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों के पास तो ज्यादातर बर्तन थे वो मिट्टी के थे, हालांकि पीतल के भी थे, इसमें ब्रॉन्ज के भी थे, लोहे के भी थे, लेकिन मिट्टी के बर्तनों की इसमें भरमार थे। इसके बाद थे काले, लाल रंग युक्त भांड, कहते हैं हम ब्लैक एंड रेड। और अब आता है तीसरा, है हमारा गीले स्लेटी मीडियम पेंटेड से अंतिम था उत्तरी चमकीले या उत्तरी पेंटेड चित्रित काली परंपरा। इसी का हम NDPW। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास चार संस्कृतियां जो इसे इंग्लिश में पहले आएगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे उत्तरी काली चमकीली परंपरा। अब ये परंपराएं क्या थी, क्या इसका योगदान है, इसको हमने इन चार भागों में क्यों बांटा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, हाँ, मानव का जो सभ्यता का विकास है वो तो लाखों वर्ष पूर्व होना शुरू हो चुका था, लेकिन जो नगरीय सभ्यता में एक साथ रहकर एक समाज में रहने लगे वो शुरू हुआ था लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। तो उस समय से लेकर आज तक हमने इसको तीन भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहले था हमारा तीन अवस्थाएं, तीन काल थे। पहली थी पाषाण काल, पाषाण युग। उसके बाद था ब्रोंज या कांस्य युग, तथा लोह युग। अब देखिए बच्चों, क्या हुआ कि शुरू में जो मानव था वो अपने हथियार बनाता था, तो वो बनाता था विभिन्न प्रकार के पत्थरों से, ठीक है। जो पुराने खुदाई में हथियार मिलने हैं ना, जो अफ्रीका में भी है, भारत के भी कुछ हिस्से हैं वहां पर मिले हैं, कोटा में, आलमिया की गुफाओं में मिले हैं, तो वो कुछ पत्थर के थे। शुरुआत में तो ये ऐसा लगा कि सिर्फ आम पत्थर है, लेकिन धीरे धीरे जब इनका अध्ययन हुआ तो मालूम चला कि ये हथियार हैं या उस समय के औजार हैं, चाहे वो शिकार के काम आते थे, चाहे मिले हुए शिकार को फाड़ कर उसको भोजन युक्त बनाने में काम आते थे। इसके बाद आविष्कार हुआ कांसे का, ठीक है। कांसे को हम कहते हैं ब्रॉन्ज, तो ये इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस समय की जो संस्कृतियां थी उसे हम ब्रॉन्ज एज कहेंगे। और अंत में है लोह युग। लोहे का आविष्कार, हालांकि बहुत से लोगों में मतभेद है, फिर भी लगभग 600 से 700 ईसा पूर्व के समय था जो, उस समय में लोह युग की शुरुआत हुई थी।
ठीक है बच्चों, उसी के बाद हथियार बनाए जाने लगे, तलवारें, धनुष, कमान, सभी उसी के बाद की थी। तो ये 11वीं रंग युक्त मृद भाट, देखिए जब उस समय की कुछ हथियार या उस समय के माफ कीजिए बर्तन बर्तन आदि की खुदाई हो रही थी, तो हालांकि उसमें ब्रियो स्लिप्स थी, यानी कि नीलियां पट्टियां मिली थी उसमें, लेकिन जब जो लोग उसकी खुदाई कर रहे थे उनके हाथ गेरू हो गए, गेरुआ रंग होता है ना हमारा, वैसे हो गए। तो इसलिए इस चीज को कहा जाता है, इस संस्कृति को इस टाइम दीर्घ कालखंड में जो संस्कृतियां मिली थी उन्हें कहेंगे गेरुए मृद भांड संस्कृति। इसके बाद काले रंग ये कहानी इनकी थी, फिर चमकीली, फिर अंत में ये जो काली थी ये कांस्य कांस्य युग और लौह युग, इसके बीच की चीज थी, यानी कि इसका जो काल अवधि मानते हैं 2200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इनमें दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। अंत में चमकीली और स्लेटी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे उत्खनन से मिले हुए अवशेषों के अभिलेख। अब बच्चों उस समय क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, कैसा समाज था, कैसी जाति परंपराएं थी, सभी के बारे में जो जानकारी मिलती है उत्खनन से ही मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख। अभिलेख को अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉर्ड। और जो अभिलेख में सबसे पहला है प्रशस्तियां। अब प्रशस्तियां क्या होती थी? ये शिलालेख थे। अब तो पुराने समय में ऐसे तो था नहीं कि इंटरनेट है या अखबार है या कुछ गैजेट निकाल देती थी, तो उस समय में जो शासक थे, महाराणा थे, राजा थे, वो एक खास राजज्ञा, अपने आदेश, अपने द्वारा किए गए काम, लोक कल्याणकारी नीतियां, इन सभी को किसी न किसी शिला पर या किसी स्तंभ पर उकेर देते थे, उस पर खुदवा कर लिखवा देते थे। इसको हम कहते थे शिलालेख। इसमें स्तंभ लेख भी थे, है ना, स्तंभ लेख थे इसमें, ताम्र पत्थर जो भी तांबे की ना बड़ी बड़ी शीट्स थी या उसकी जो ऐसी जल्दियां थी जिस पर इसको लिखवाया जाता था। तो बच्चों खास बात ये थी कि इसमें जो जगह था, इसमें स्थान था, वो एक सीमित स्थान था, उसमें ज्यादा फालतू की बातें नहीं होती थी, जो खास काम था वो ही लिखा था, जैसे कि उस समय की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, उस समय की जो घटनाएं हैं, तिथि। खास बात यह थी कि इसमें ना जो भी शिलालेख लिखे जाते थे, जो भी इसमें आर्टिकल लिखे जाते थे, तो एक की तारीख उसमें जरूर दर्ज की जाती थी, इससे हमें पता लगेगा कि वो किस समय में लिखे गए थे। जिस बंदे ने, शासक ने, व्यक्ति ने उसको लिखवाया है, उसको खुदवाया है, उसका नाम भी इसमें लिखा होता था। सीमित जगह थी तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है। उस समय में और कौन से राजा थे उसने इसका भी वर्णन किया था, कैसे उसने युद्ध लड़े उसका वर्णन होता था इसमें, उस समय में राजा ने क्या आदेश दिए वो भी उसको लिखाते थे। इसके बाद जहां जहां तक वो इंस्क्रिप्शन, वो शिलालेख मिलेंगे हमें, ठीक है, वहां तक हम मानेंगे कि राज्य की सीमाएं थी। अतः राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए भी शिलालेख हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसमें कौन कौन से थे? जैसे अशोक के अभिलेख, खारवेल की हाथी गुम्फा, गुम्फा खारवेल की। अब अशोक, अशोक मौर्य साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक, प्रताप शासक तो उसके बाद भी हुए थे, लेकिन सबसे जो जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का फैलाव किया, सबसे योग्य था, सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, वो था अशोक। तो अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए थे, बहुत जगह पर आज भी मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। उसने अपने धर्म की व्याख्या की, धर्म था बौद्ध धर्म से प्रेरित, उसमें नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया था, अच्छी बातों पर, क्या पक्षी हमने कभी नहीं मारने, किन
जंतुओं की हमने हत्या नहीं करनी, उसके बारे में इन शिलालेखों पर बताया गया था। इसके अलावा बुद्ध के द्वारा अच्छे जीवन, बेहतर जीवन और एक सभ्य समाज की परिकल्पना करके जो नियम बनाए गए थे, तो वो सुधारा, संगतियां की गई, बहुत संगतियां, नए नए नियम, अच्छी बातें निकल के बाहर आई, उन सभी को अशोक ने अपने शिलालेख पर अंकित किया था। और ये बात यहीं पर नहीं रुकी, उस समय के बाद गुप्त साम्राज्य आया और गुप्त साम्राज्य के एक प्रतापी शासक समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने भाई साहब क्या किया, अशोक का शिलालेख था। अब सबको मालूम था कि अशोक एक प्रतापी राजा है। गुप्तों से पहले अशोकों का ही शासन था, अपने माफ कीजिए मौर्य का शासन था, और मौर्य में अशोक था। तो अशोक इतना प्रभावशाली शासक था कि उसके शिलालेख उस समय तक भी हमारे पास उपस्थित थे। तो समुद्रगुप्त भाई साहब ने क्या किया कि अशोक के शिलालेखों को कौशाम्बी से उठा लाया और इलाहाबाद में रख दिया। इलाहाबाद को उस समय कहा जाता था प्रयाग, आज भी इसका नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने अपनी यात्राओं, अपनी विजयों, जो साथ के उसके अन्य राजा थे उन पर हमला किया, उसको जीत लिया, इन सभी बातों का उसने वर्णन किया है अपने इलाहाबाद के शिलालेख में। इसके अलावा सातकर्णी का भी नासिक में अभिलेख मिला है, ठीक है। इससे हमें इतिहास के विषय में बहुत गहरी जानकारी मिलती है। उन्होंने भी अपने पड़ोसी राज्य उस समय जो एग्जिस्ट थे, अस्तित्व में थे, उनका वर्णन किया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जूनागढ़ का रुद्र ब्राह्मण शिलालेख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के अलावा चंद्र का मेहरूली स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, समुद्रगुप्त का ये तो अपने बताई थी मैंने आपको, ताम्रलेख से भी बहुत सी जानकारियां हमें मिलती हैं। इसके अलावा दशरथ के नागार्जुन महालेख, सातवाहनों के नासिक नाना घाट गुहालेख और बहुत सारी मूर्तियों पर भी इन्होंने बहुत सारी बातें अंकित करवाई थी, चाहे मूर्तियों का अग्रभाग हो चाहे उसका स्पष्ट भाग हो, ठीक है ना। मूर्तियों के नीचे कुछ ना कुछ लिखवा दिया, तो उनकी पीठ पर कुछ ना कुछ लिखवा दिया जाता था, जिससे कि उनकी एक छवि भी हमारे पास आ जाती थी, वो कैसे दिखते थे, क्या उस समय थी, वहां की जो कला थी वो कैसी थी, इसके बारे में भी हमें इतनी जानकारी मिल जाती थी। उस समय कैसी राजनीतिक घटनाएं हुई, जैसे समुद्रगुप्त पर बहुत से राजाओं ने हमला किया होगा या उसने किया होगा, तो उसने इस सभी के बारे में जिक्र अपने प्रयाग प्रशस्ति में किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शिलालेख था, बहुत सारे शिलालेख और भी थे, लेकिन इलाहाबाद का बहुत महत्वपूर्ण है। अब जहां जहां भी उसके शिलालेख मिले थे, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कुछ और हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, अब अशोक के शिलालेख है जो वो म्यांमार तक भी मिले हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य वहां तक रहा होगा। अगर साम्राज्य वहां तक नहीं था तो शायद वहां तक उसकी चलती होगी, वहां के राजाओं ने इसका आधिपत्य, अशोक का आधिपत्य स्वीकार किया होगा, ठीक है ना। तो इससे हमें साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं सिक्के व मुद्राएं। अब देखिए सिक्कों का क्या योगदान है। एक समय था जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता थी, तो वस्तु विनिमय था, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे प्रचलन बदला। कैसे? देखिए एक समय था कि हमने कोई चीज लेनी है तो हम एक वस्तु, कनक लेनी है, गेहूं लेना है तो गेहूं लेंगे और बाजरा ले लेंगे, या बाजरा चाहिए तो बाजरा लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। उसकी कीमत के हिसाब से उसका जो मूल्य था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने संग्रहण करना शुरू किया, व्यापार का स्तर बढ़ा, तो कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता हुई जो संभाल कर। अब आपने मान लो कुछ सब्जी लेनी है, ठीक है, तो आपने गेहूं दे दिया। अब आपके पास गेहूं अत्यधिक मात्रा में है लेकिन आपने सब्जी नहीं लेनी, तो क्या करोगे आप? ऐसी चीज चाहिए जिसको हम संभाल कर रख सके, आगे भविष्य में कभी जरूरत हो तो मुद्रा ले लें। इस तरह सिक्के और मुद्राएं प्रचलन में आई। अब इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए मोहरों का, सिक्कों का इतना बड़ा योगदान है कि इससे पहले तो तिथियां पता लगती हैं, तिथियां, वंश परंपराएं, शास्त्रों की रुचियां, और भी बला बला इतनी चीजें हैं, इतनी काउंटिंग है, जितने गिने तो काम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि देखिए
सबसे पहले जो गुप्त काले थे उस समय सिक्के प्रचलित हुए। गुप्त काल में सोने के सिक्के भी थे, चांदी के सिक्के भी थे, तांबर के सिक्कों का भी उल्लेख मिला है। ठीक है बच्चों, तो वहां कैसा उनका इतिहास, कैसा कल्चर, संस्कृति रही होगी हमें पता लगेगा। जैसे कि उस समय जो सिक्के थे, एक सिक्के पर जो समुद्रगुप्त भाई साहब थे, शासक थे, साम्राज्यवादी व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी एक चित्र अंकित किया हुआ जिसमें उन्होंने वीणा उठाई हुई है, वीणा है। इससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी रहे होंगे, ये कोई दो राय नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे, जैसे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे, कुमारगुप्त कुमारगुप्त का सिक्का मिला है जिसमें कि कार्तिकेय का चित्र उत्कीर्ण किया हुआ है। कार्तिकेय कौन थे? कार्तिकेय थे शिव भगवान के पुत्र। शिव भगवान के दो पुत्र थे ना, गणेश और कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय। अब कार्तिकेय का यदि चित्र किसी सिक्के पर मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो शैव अनुयायी होगा, यानी कि शिव जी की भक्ति करने वाला होगा। देखिए बच्चों, देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट पुराण आने के बाद में ज्यादा प्रचलित हुआ। इससे पहले मुख्य धारा में या तो वैष्णव थे या शैव, शिव की पूजा करने वाले या विष्णु की पूजा करने वाले। तो कुमारगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर कार्तिकेय की तस्वीर मिलना दर्शाता है कि वो शैव अनुयायी थे। इससे हमें इनकी धार्मिक भावनाओं का भी पता लग गया। अब सिक्के सिक्के दूर देशों में चलते थे, व्यापार होता था, उससे हमें पता लगता है कि उनका व्यापार कितना समृद्ध था, कहां कहां तक उनका व्यापार था। ठीक है बच्चों, अब सिक्कों का तो ये अपना योगदान हो गया। इस पर राज चिन्ह भी अंकित होते थे जिस व्यक्ति ने चलाए। ठीक है, ज्यादातर राज्य उस समय धार्मिक थे, धार्मिक आस्थाओं पर केंद्रित थे, धार्मिक नियमों का पालन करते थे। तो धर्मों का भी इससे पता लगता है कि कैसे धर्म प्रचलित होंगे, क्या उनकी धार्मिक आस्थाएं रही होंगी। ठीक है, तिथियां थी, उसमें अश्वमेध यज्ञ किया था एक बार समुद्रगुप्त ने, तो उसने अश्व युक्त सिक्के छपवाए थे या बनाए थे, उसके बारे में भी हमें पता लगता है। एक है बयाना राजस्थान में, ये आज के उदयपुर में है, यहाँ पर सिक्कों का भंडार मिला है। ये आपको चीजें याद रखनी है बच्चों। ठीक है, अब ये तो होगी सिक्के। मुद्राएं, मुद्राएं सामान्यतः जिसे हम कहेंगे मोहरें, सांप होती है ना, उस पर लंबी लंबी बातें लिखी थी, आर्टिकल लिखे होते थे, लेख लिखे होते थे, तो उसमें उस समय के राजा के बारे में, क्या उसकी स्थिति है, इन सभी बातों के बारे में बताया जाता था, समझाया जाता। तो इस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो हमें पता लग जाती हैं। तो अगर हम इसको पॉइंटों में लिखे तो क्या कहेंगे? तिथि का निर्धारण, धार्मिक विश्वास का पता लगता है इससे, राजनीतिक स्थितियां क्या थी उसका पता लगता है, राज्य की जो विस्तार था वो कितना बड़ा था, उसकी सीमाएं क्या थी उसके बारे में पता लगता है। इसके अलावा जो उस समय के शासक थे उनकी किन चीजों में रुचियां थी, जैसे कि समुद्रगुप्त के द्वारा वीणा युक्त एक सिक्का चलाया गया, पता लगता है। तो पता लगता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी रहा होगा और खास तौर पर वीणा के लिए उसका वो बहुत होगा। इसके बाद आते हैं स्मारक और भवन। अब स्मारक और भवन क्या है? बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट। आप कभी ना कभी जयपुर, जोधपुर घूमने गए होंगे ना, वहां पर किले हैं, कितने सारे महल हैं। पता लगता है कि उस समय राजाओं की दिलचस्पी कैसी होगी, उस समय का जो संस्कृति है, उन आर्किटेक्चर है, कैसा रहा होगा, हमें पता लगता है। ठीक है ना, जो उस समय में इंजीनियर्स थे वो कैसे होंगे, इतने बढ़िया बढ़िया हमारे पास नमूने हैं ना, जैसे कि जंतर मंतर जयपुर का, है ना, उससे पता लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी फैली हुई थी। आज का खगोल विज्ञान कितने सैटेलाइट की मदद से, कितनी बड़ी बड़ी दूरबीनों की मदद से ग्रहों की दिशाओं का निर्धारण करता है। लेकिन उस समय हमारे ज्योतिष विद्या में कितने आसान से जटिल से तरीकों के द्वारा सूर्य की दिशाओं की, अन्य ग्रहों की दिशाओं की, सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की आदि की गणना की जाती थी। अब कंबोडिया है एक देश, वहां पर अंगरकोर वाट, कंबोडिया के अंगरकोट वाट, यहां पर कुछ हिंदू मंदिर मिले हैं। इससे पता लगता है कि हमारी संस्कृति वहां तक फैली हुई थी और यह संस्कृति किसी करने की जरूरत पर नहीं थी,
उन लोगों वो लोग थे, वो भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन से इतने अधिक प्रेरित हुए कि उन्होंने संभवतः इन मंदिरों को, इन परंपराओं को अपना लिया होगा। यहाँ की वास्तुकला से भी प्रेरित होंगे। यहाँ की वास्तुकला ही कंबोडिया के मंदिरों में देखी गई है। इससे हमें पता लगता है कि स्मारक भवन हमें कितना कुछ बता सकते हैं। अभी ऐसा नहीं था कि उपनिवेश था, कि भारत ने उन देशों को गुलाम कर लिया जैसे इंग्लैंड ने किया था। हो सकता है कि अपनी मर्जी से राजी हुई हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों। इसके बाद आते हैं मूर्तियां, शैल चित्र, ठीक है। अब मूर्तियों से हमें क्या पता लगता है कि उनकी रुचियां कैसी थी। मूर्तियां में भीमकोट की मूर्तियां, कोटा के आलमिया में शैल चित्र मिले हैं, है ना, कोटा का आलमिया, भीमकोट, ठीक है। अब शैल चित्रों से हमें पता लगेगा कि उस समय जो आदि मानव था, या अभी तक इस बौद्धिक रूप में नहीं आया हुआ मानव, जो आज का मानव है, उस रूप का मानव था, उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि कैसी थी। बहुत सारी गुफाओं में कुछ लेख, कुछ चित्र बने हुए हैं। अब भाषा तो थी नहीं, तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए गुफाओं पर शिकार करती हुई लोगों की तस्वीरें, ये सब दिखाई है। इससे पता लगता है कि अब ऑब्वियसली बात है, शिकार तो वो करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी बातों को किस तरीके से जाहिर किया, इसका हमें पता लगता है। दुर्ग है, महल है, इससे हमें कितना पता लगेगा, है ना। अब वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, और भारत का जो धर्म है, दर्शन है, ये सब हमने देख लिया, कितना अमीर, कितना वैभवशाली है ना। देखिए बच्चों, हमने कभी भी किसी पर अपना धर्म, अपनी संस्कृति थोपी नहीं है। धर्म हम सिर्फ सनातन की बात नहीं करते, चाहे वो बौद्ध है, चाहे जैन है, जो भी है। इतनी अमीर हमारी संस्कृति रही है, कितने देशों में, कितने ही मुल्कों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उन्होंने इससे प्रेरणा ली, इसके साथ ही के नैतिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों को उन्होंने अपनाया। इसके अलावा वेदों की जो व्याख्या है, वेदों की जो उनकी जो इतनी चढ़ाई थी, वो विश्व विख्यात है, ठीक है। ये हमें पता लगता है कि जो विदेशी राइटर्स थे, लेखक थे, उन्होंने इसके बारे में कितनी टिप्पणियां की हैं। जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा था कि इससे अच्छी कभी कृति, इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती, ठीक है ना। अब एक उस समय और भी बहुत सारे लेखक हुए थे जिन्होंने अपने अपने इस पर विचार दिए थे। जैसे कि उस समय के कर्नल अल्काट, उन्होंने कहा था कि जो मानव सभ्यता का उद्गम हुआ है वो भारत में हुआ है। हालांकि ये पता लगता है कि जो मानव स्पीसीज है उसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई, लेकिन वर्तमान का बौद्धिक मानव जो किसी सभ्यता में रहता है, उसका उद्गम भारत में हुआ था, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण के रूप में हमारे पास मौजूद है। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले अध्याय में करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा वाल्टेर एक दार्शनिक थे, एक फिलोसफर थे, फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर, बहुत ही अच्छा चिंतन करते थे, अच्छी पुस्तकें लिखी इन्होंने। इन्होंने को एक बार ऋग्वेद की एक कॉपी दी गई थी, प्रति दी गई थी। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि इसके लिए पश्चिम के राष्ट्र सदैव पूर्व के ऋणी रहेंगे। यानी कि एक समय था जब पश्चिम की संस्कृति को बहुत ऊंचा माना जाता था, क्योंकि उसका प्रचार था। उस समय हम नीचे आ चुके थे, या कुछ हम अपना पीछा भूल चुके थे। तो उन्होंने इसको इतना महत्व दिया कि वो ऋग्वेद की प्रति लेकर वो इतने खुश हुए कि इतनी महान उपलब्धि उन्होंने माना। संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में किया गया, इसकी ये बात कही थी मैक्स मूलर ने। प्लेटो, केंट, इसने भी भारत के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणियां की, उसको सराहा, इसके इतिहास को, संस्कृति को, सब चीजों को उन्होंने सराहा। और मैक्स मूलर जो थे, उन्होंने माना था कि जो पेरू देश है ना अमेरिका का, वो सूर्य है वैश्य, यानी कि ये धारणा गई थी वहां के पर भारत से।
तो भारत की संस्कृति कितनी दूर तक फैली हुई है, कहाँ पर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कहाँ पर भारत, है ना बच्चों। और जो इससे हम कह सकते हैं कि जो भारत की श्रेष्ठता है ना, वो सिर्फ इसके स्मारकों में, यहाँ के भवनों में, यहाँ की जलवायु, यहाँ की विविधता, यहाँ के जंगलों, यहाँ के नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के प्यार, नैतिक मूल्यों, दर्शन, ग्रंथों, इन सभी में है। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही समृद्ध इतिहास है हमारा। अब अगली पुराण है जो, उसमें इसको जम्बू द्वीप कहा है। आपको मैंने उस दिन शायद बताया था। अब इसके अलावा विष्णु पुराण है, उसमें इस भूभाग का क्षेत्र को कहा गया था भारतवर्ष, है ना। समुद्री प्रदेशों में इसको द्वीपांतर कहा जाता था। यहाँ पर 9 द्वीप थे, जैसे कि जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबुज, श्याम, चंपा, बर्मा, ये सभी। और इनको कहते थे नवद्वीप, यानी कि 9 द्वीप। और जो फ्रेंच था, था, काफी था जो, वो इसी रास्ते से चीन गया था। कैसे? पहले गया तो वो श्रीलंका, उसके बाद वो गया था चीन। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, भाग खोजने लिखा था, लेकिन अमेरिका की खोज की थी बड़े बड़े समुद्री यानों में। उससे हजारों वर्ष पूर्व भी हमारे पास जलयान मौजूद थे, और इसके हमारे पास अच्छे प्रमाण मिले हैं, है ना बच्चों। भूगोलवेत्ता मसूदी ने भी भारत की बारे में कहा था कि इसकी जो सीमाएं हैं वो सुमात्रा, जावा, इस एरिया तक फैली हुई है। इसके बारे में उसने अपनी राय दी थी बच्चों। ठीक है ना। एक बात और थी बच्चों की, जो चीन है, चीन चीन की सबसे लंबी दीवार है वेल ऑफ चाइना, विश्व की सबसे लंबी दीवार है। उस पर संस्कृत भाषा में उसके द्वार पर लिखा गया है कि परमेश्वर यक्षों द्वारा हमारी रक्षा करें। संस्कृत की लाइन हो, 3 देश में लिखी हो, जहां पर आज के समय में कोई भाषा चलती नहीं है, सिर्फ चीनी चलती है, वहां पर ऐसी बात लिखी गई है कि कितनी हैरान करने वाली है ना। हम जान सकते हैं कि हमारी संस्कृति का विस्तार कितना दूर तक रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारी नाविक शक्तियों। हमारी नाविक शक्ति, देखिए, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी, बड़े बड़े जलयान के द्वारा, लेकिन उससे हजारों वर्ष पूर्व हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पोत, जल पोतों का निर्माण किया जाता था। बहुत सारे बंदरगाह थे, ठीक है, जिससे कि जो पश्चिमी देश है वहां पर व्यापार वाणिज्य किया जाता था। इसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। इसके अलावा रस्तों से भी व्यापार किया जाता था। अब नवगति एक शब्द है, क्योंकि समुद्री यात्रा से संबंधित है, और इसी से अंग्रेजी भाषा का शब्द नेविगेशन, इसका आविष्कार हुआ है। इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो विरासत है वो कितनी श्रेष्ठ, कितनी धनी रही होगी। कुछ समुद्री पोर्ट, बंदरगाह मिले हैं जान में, जहां पर ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहां पर भारतीय जो नावें हैं, बड़ी बड़ी नावें हैं, जलपोत हैं, उनका आवागमन रहा होगा। ठीक है बच्चों। 765 फुट लंबे, 126 फुट चौड़े कुछ बंदरगाह मिले हैं मेसोपोटामिया में। अभी मेसोपोटामिया क्या था, एक सभ्यता थी जिसका जिक्र हम आने वाले अध्याय में करेंगे। तो उस जगह पर कुछ ऐसे बंदरगाह मिले हैं जहां पर अवशेष है कि वहां पर बड़े बड़े जहाज रहते होंगे, में 60 से 75 टन तक सामान ले जाने वाले जो जलपोत रहे होंगे। इसके बाद एक राजा भोज थे, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, युक्ति कल्प रूप, युक्ति कल्प रूप, राजा भोज के द्वारा। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो नावें थी वो कैसे बनाई जाती थी, उनकी जो युक्तियां थी वो क्या थी। ये पुस्तक हमारे पास आज भी मौजूद है। ठीक है। केबिन वाली और बिना केबिन वाली, पतवार वाली और बिना पतवार वाली, और ऐसी नौकाएं जिस पर 100 आदमी एक साथ बैठकर
यात्राएं किया करते थे। ऐसी बोट्स के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, उसको बनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी राजा भोज ने, युक्ति कल्प रूप, इसमें 9 नौकाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें वो कर्णपाल कहा जाता था, इन नौकाओं से संचालन करने वाला, और जो एक खास बोट थी उसको चलाने वाला होता था नियामक। ठीक है बच्चों, अब इतना जिक्र हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास उस समय नौकाएं मौजूद थी। अब इसके बाद आता है हमारा प्रागैतिहासिक, हमारा पुराना इतिहास। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता, जो वर्तमान बौद्धिक मानव सभ्यता है, इसका उद्गम हुआ था। इससे पहले जो मनुष्य था वो किसी कॉलोनियों में, बस्तियों में नहीं रहा करता था, वो जंगलों में, गुफाओं में रहा करता था। तो उस समय की जो रहने की कला है या जीवन शैली है, उसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण। पाषाण संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पत्थर, क्योंकि उस समय में जो जीवन जिया जाता था वो पत्थरों के ही माध्यम से जिया जाता था। हालांकि उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यताएं आई, लोह युगीन सभ्यताएं आई, लेकिन मुख्यतः पत्थर से काम लिया जाता था। उस समय के कुछ पत्थर जो हथियार थे, उनके औजार थे, वो हमें मिले हैं, जैसे कि कोटा की आलनिया की गुफाएं। तो प्रारंभ में तो उनको माना गया कि ये साधारण सही पत्थर है, लेकिन धीरे धीरे ये पता लगा कि ये उस समय के औजार रहे होंगे, चाहे औजार किसी भी काम आए हों, शिकार काटने के, शिकार करने के, या फिर उसको भोजन युक्त बनाने के लिए, जैसे भी आए हों। इसके अलावा अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं, पंचमढ़ी की गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, पंचमढ़ी। आज भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र में है ये। तो यहाँ पर बहुत सारे वित्तीय चित्र बनाए गए हैं, उससे लेख उकीर्त किए गए हैं, जिससे कि उस समय की सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, आज का ये टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर, एक विस्तृत टॉपिक है। उसके लिए सबसे पहले आप विश्व के मानचित्र को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है ना। आपको मानचित्र अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा देश है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।